Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia, myself Lindsay Johnson. Today we are going to start with a new topic, that is Pillars of Democracy. Now before we start the topic, let us understand what is democracy. डेमोक्रेसी क्या होता है? हमने ऑलरेडी सिविक्स में हमारे स्कूल टाइम में पढ़ा था अबाउट डेमोक्रेसी, दैट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट? जो लोगों के हिसाब से चलता है, गवर्न होता है, दैट इज डेमोक्रेसी, मतलब काफी फ्रीडम जैसा. नाउ यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है डेमोक्रेसी वर्ड, जिसका ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेशिया. तो डेमोस यहाँ पे मतलब है पीपल एंड क्राटोस का मतलब है पावर. सो दैट मीन्स पीपल पावर. डेमोस मतलब पीपल एंड क्राटोस मतलब पावर. सो हियर पीपल का जो पावर होता है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट गिव सिटीजंस अ से इन चूजिंग द पॉलिटिशियंस एंड इन सम केसेस इवन द पॉलिसीज दैट विल शेप देयर एवरीडे लाइव्स. वो अपना चूज कर सकते हैं कौन पॉलिटिशियंस है, क्या करनी चाहिए. दे विल इलेक्ट, हम जैसे वोट करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन होना चाहिए, पॉलिटिशियन सेलेक्ट हम करते हैं. दैट इज डेमोक्रेटिक. सो आर्स इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी इज वेयर द पीपल आर एबल टू एक्सरसाइज देयर विल इन पॉलिटिकल मैटर्स. डेमोक्रेसी कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब आपको ये पता है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th of September. तो ये आप नोट कर लीजिए. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. Dr. Baba Saheb Ambedkar was born on 14th April 1891 in the town and military cantonment of Mo. जैसे अभी मो जो प्लेस है उसे अभी रीनेम किया गया है, उसे कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर नगर इन मध्य प्रदेश. इनका जन्म हुआ था 14th April 1891 में. He got his degree from Elphinstone College. Elphinstone College में इनका डिग्री कंप्लीट हुआ था from Mumbai. He subsequently obtained the doctorate from Columbia University, USA and London School of Economics. उन्होंने अपना PhD भी कंप्लीट कर दिया था, डॉक्टरेट किया है. He also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India in the capacity of chairman of the drafting committee. और इनके पास एक बहुत ही बड़ा एक टास्क दिया गया था. क्या टास्क था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि क्या राइट है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे लोगों को फॉलो करना है, सिटीजन्स को क्या फॉलो करने हैं, हर एक के ड्यूटीज बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. तो वो बहुत ही केयरफुली और ध्यान से बनाना था. तो बहुत बड़ा, पूरे कंट्री के लिए बनाना था. सो इट वॉज अ वेरी बिग डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम, बट उन्होंने किया वो. He was awarded the Bharat Ratna posthumously for his dedication and commitment for the welfare of our country. और उनको हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा सर्विस करने के लिए उन्हें भारत रत्न भी अवार्ड कर दिया गया था. Dr. Baba Saheb Ambedkar has laid emphasis on the values of liberty, equality and fraternity. इन्होंने डेमोक्रेसी का जो 3 पिलर्स यहाँ पे इस टॉपिक पे जो बताया गया है, डेमोक्रेसी के पिलर्स, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज अ टॉपिक्स नेम. तो पिलर्स कौन से हैं? यहाँ पर 3 पिलर्स के बारे में बात किए गए हैं. वन इज इक्वालिटी, वन इज फ्रेटर्निटी एंड वन इज लिबर्टी. ठीक है, तो ये तीनों के बारे में बताया गया है. इस तीनों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है अंबेडकर साहब ने. According to him, these principles will make India a strong nation. अगर ये तीनों चीजें हैं इंडिया में, तो इंडिया एक बहुत ही strong nation बन सकता है. He opines that hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship and the collapse of a nation. तो वो ये भी बोल रहे हैं कि हीरो वर्शिप अगर करते हैं कोई भी कंट्री, तो वो डेफिनेट है कि वो क्या होगा, डिक्टेटरशिप में बदल जाएगा. मतलब एक ही पर्सन, वन पर्सन इज रूलिंग, वो जो बोलेगा वही होगा. एंड इवेंचुअली, ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट डिग्रेडिंग, खराब होने लगेंगे, उनकी क्वालिटी बिगड़ जाएंगे एंड उनका नेशन क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, बिगड़ जाएगा. सो लेट अस मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट. पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. इफ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट merely in form but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. तो यहाँ पे अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले चीज हमें क्या करना है, we have to first of all hold on to our constitutional methods for achieving our social as well as our economic activities. ठीक है,
ऑब्जेक्टिव्स को फर्स्ट हमें ये गोल करना है. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal for justification for unconstitutional methods. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली रेडी नहीं हुआ था तब तक लोग जो भी करते थे उनके लिए वो जस्टिफिकेशन देते थे कि हमें ये नहीं पता था इसलिए हमने किया तो हमें माफ कर दो, ये रूल्स हमें नहीं पता था. सो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन पीपल कैन डू लाइक दैट, वैसे कर सकते थे. बट अब after the constitution has been made, people cannot say that we are not aware of the rights, we are not aware of the duties, responsibilities about the laws and all. सारी चीजें ऑलरेडी सब लोगों को पता है कि कौन से चीजें कैसे करनी है, कौन से लॉ को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, एवरीथिंग इज बीन गिवन. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. जैसे मैंने बताया constitutional methods जहाँ पे लग चुके हैं, जहाँ पे applicable हो चुका है, उसके बाद वहाँ पे कोई भी नहीं बोल सकता that I am not aware of it. Unconstitutional methods मतलब unparliamentary methods को choose नहीं कर सकते हैं. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. तो जितना जल्दी हो सके हम अगर बुरी चीजें हटा दे, जितनी बुरी चीजें अबैंडन करें, हटा दे, रिमूव करें, तो उतना ही बेटर होगा हमारे लिए. ग्रामर ऑफ एनार्की का मतलब कुछ ऐसा चीज जो सिस्टमैटिकली नहीं चल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द सिस्टम जा रहा है. द सेकेंड थिंग, दूसरा थिंग ये है, वी मस्ट डू इज टू ऑब्जर्व द कॉशन विच जॉन स्टुअर्ट मिल हैज गिवन टू ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन द मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. तो दूसरा चीज ये है, जो जॉन स्टुअर्ट मिल पर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि कोई भी बड़े पर्सन हो, भले कितने भी बड़े महान इंसान हो, बहुत ही बड़े ग्रेट पर्सन हो, फिर भी हमारे लिबर्टी को उनके कदमों में कभी भी नहीं रखना है. दो दे आर ग्रेट पर्सन्स, दो दे आर ग्रेट मैन, बट उनके चरणों पे हमारी कोई भी लिबर्टी वहां पे नहीं रखना है. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country, but there are limits to gratefulness. तो वो बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे व्यक्ति है, जो भी ऐसे ग्रेट मैन हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना, उनको ग्रेटफुलनेस दिखाना अच्छी बात है, बट देयर शुड बी अ लिमिट फॉर दैट. ज्यादा ओवर नहीं करना है, लिमिट में ग्रेटफुलनेस दिखाना है उनको. As has been all well said by the Irish patriot Daniel O'Connell, no man can be grateful at the cost of his honor, no woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. तो डैनियल ओकॉनल जो आयरिश पर्सन है, आयरिश पेट्रियट है, मतलब आयरलैंड से रहने वाले पर्सन है, उन्होंने बोला कोई भी ऐसा इंसान, मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपने ऑनर को छोड़ के, अपने सेल्फ प्राइड को छोड़कर कुछ और करे. ऐसी कोई वुमेन नहीं होगी जो अपनी चेस्टिटी मतलब अपनी प्योरिटी को, अपने प्योरनेस को, मॉडेस्टी को कभी छोड़ के वो कुछ और करे. या कोई ऐसा नेशन नहीं होगा जो अपने लिबर्टी को छोड़कर, फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, वो छोड़कर कुछ आगे करे. This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, bhakti, or what may be called the path of devotion or hero worship, plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. तो भक्ति जो है, हीरो वर्शिप जो है, इंडिया में काफी ज्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री. यू कैन सी देयर भक्ति अगर रिलीजन के तरीके से देखा जाएगा, भक्ति इन रिलीजन मे बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल. पुण्य मिलेगा हमारे आत्मा को, सोल को, अगर भक्ति ऐसा देखा जाता है. भक्ति रिलीजन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इट इज अ गुड काइंड ऑफ थिंग, राइट, जो हमें बहुत ही पुण्य के काम में हमारे आत्मा को लेके जाता है. बट इन पॉलिटिक्स, भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप. तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? कुछ चीजें खराब करके उसकी क्वालिटी खराब होना. और हीरो वर्शिप, भक्ति और हीरो वर्शिप पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या होता है कि एक ही पर्सन को आप, उसने बहुत बड़ा वो अच्छा काम कर लिया और वो फेमस हो गया, तो आप क्या कर रहे हो? उसकी वर्शिप कर रहे हो, उसी को बहुत बड़ा पर्सनालिटी बना रहे हो, बहुत फेमस कर रहे हो. सो हियर इन इंडिया यू कैन सी मेनी पीपल डूइंग लाइक दैट. उसके ऊपर दूध चढ़ाया, उसको फूल चढ़ाया, उसको बहुत फेमस कर दिया. सो
these things should not happen. That is what is being said in politics. Hero worship should not be there. तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्टेटरशिप में एंड अप हो जाएगा. डिक्टेटरशिप मतलब एक ही पर्सन अपना डिसीजन लेके दूसरों के ऊपर बोलेगा कि आपको यही करना है. यू विल नॉट हैव योर ओन वॉइस टू स्पीक अप. On 26 January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality and in social and economic life, we will have inequality. तो वो बोल रहे हैं 26 जनवरी 1950. सबको पता है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास आउट हो चुका था, वो अब आ चुका है इन लॉ. ठीक है, तो वहां पर जो कुछ भी बताया गया है वैसे ही सिटीजन्स को फॉलो करने हैं. तो ये बोल रहे हैं कि हमें इक्वालिटी किस में मिला है, पॉलिटिक्स में. दैट इज वन पर्सन को वन वोट. एवरीबडी इज हैविंग वन वोट. किसी को दो वोट करने का मौका नहीं मिलता, हर एक पर्सन को एक ही वोट करने का मौका मिलता है. सो देयर इज इक्वालिटी. वेयर एज इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में भेदभाव होते हैं. देयर आर सम आर रिच, सम आर पुअर. सो यहाँ पे अभी तक इक्वालिटी नहीं देखा गया जा रहा है. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value. और हर एक के वोट को वैल्यू भी दिया गया है, उनके हर एक वोट को काउंट किया जा रहा है, वैल्यू करके रखा है. In our social and economic life, we shall, by reason for our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. But social और economic life में ये चीजें applicable नहीं हो रहा है, यहाँ पे equality नहीं दिया जा रहा है. How long shall we continue to live this life of contradictions? कितने टाइम तक हम ऐसे contradictions में जाएंगे कि पॉलिटिकल वे में हमें इक्वालिटी मिल रहा है बट सोशल एंड इकोनॉमिक वे में इक्वालिटी नहीं मिल रहा है. If we continue to deny for it long, we will do so only by putting our political democracy in peril. और हम अगर ऐसे काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलते गए, कुछ चेंजेस ला नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, हम हमारे डेमोक्रेसी को क्या करेंगे, पेरिल में डालेंगे. पेरिल इन द सेंस डेंजर. ठीक है, रिस्क में लेकर आएंगे. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. और अगर हम ये कॉन्ट्रडिक्शन को इरेडिकेट नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो हमारे लिए आगे जाके बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे डेमोक्रेसी को लेकर. ओके, द सेकेंड थिंग वी आर वांटिंग in is recognition of the principle of fraternity. तो दूसरा चीज, फर्स्ट था इक्वालिटी, अब ये सेकेंड चीज क्या बात कर रहे हैं, अबाउट फ्रेटर्निटी. अब फ्रेटर्निटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस. भाईचारा. ठीक है, भाईचारा, एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से बर्ताव करना, नो मैटर व्हाट कास्ट, व्हाट रिलीजन दे आर. If Indians being one people, it is the principle which gives unity and solidarity to social life. It is a difficult thing to achieve. Fraternity मतलब भाईचारा अचीव करना बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट चीज है कि आपस में एक दूसरे के साथ बिना जेलसी के, बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके, यूनिटी के साथ एक दूसरे के साथ प्यार से रहना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव. How difficult it is can be realized from the story related by James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of America. The story is, I propose to recount it in the words of Bryce himself. That अब यहाँ पर एक स्टोरी बताया गया है जेम्स ब्राइस ने, ठीक है, अबाउट फ्रेटर्निटी, भाईचारा के रिलेटेड. सो लेट अस सी दैट स्टोरी हियर. Some years ago, the American Protestant Episcopal Church was occupied at its triennial convention in revising its liturgy. कुछ साल पहले अमेरिकन एपिस्कोपल चर्च में, एपिस्कोपल चर्च कौन सा होता है, जहां पर बिशप्स मतलब बहुत ही हाई प्रीस्ट, काफी एज होकर, काफी बहुत ही एजेड प्रीस्ट जो होते हैं वो बिशप बन जाते हैं, एंड दे विल handle that church. Such type of church are called as Episcopal Church. और यहाँ पे ट्राइएनल कन्वेंशन हो रहा था, मतलब 300th एनिवर्सरी हो रहा था वो चर्च का. तो वहां पे उन्होंने लिटर्जी रखा. लिटर्जी मतलब एक पर्टिकुलर मास इन द सेंस एक प्रेयर चल रहा है वहां पर, ठीक है. It was thought desirable to introduce among the short sentence prayers a prayer for the whole people, and an eminent New England divine proposed the words, "O Lord, bless our nation." तो उन्होंने सोचा कि ये लिटर्जी के टाइम पे, ये मास जब हम प्रार्थना करते हैं, ये टाइम पे व्हाट वी विल डू इज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेंटेंस, ए शॉर्ट प्रेयर, एक छोटा सा शॉर्ट प्रेयर एक सेंटेंस फॉर्म में हम बनाएंगे और उसमें ये बोलेंगे, "ओ लॉर्ड, ब्लेस दिस नेशन."
Accepted one afternoon on the spur of the moment, the sentence was brought up next day for reconsideration when so many objections were raised by the laity to the word nation as importing too definite a recognition of national unity that it was dropped and instead they were adopted the words, "O Lord, bless these United States." तो पहले उन्होंने ये डिसाइड किया ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, ये एक्सेप्ट भी हो गया, पास आउट हो गया, सबने एक्सेप्ट कर लिया. देन व्हाट हैपेंड इज दे केम नेक्स्ट डे एंड दे सेड कि नहीं, नेशन कैसे कहा जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स है, हम काफी अभी तक यूनिटी है ही नहीं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू चेंज दैट वर्ड नेशन एंड देन वी आर गोइंग टू मेक इट एज यूनाइटेड स्टेट्स. तो उन्होंने वो चेंज कर दिया सेंटेंस एंड देन दे सेड इज ओ लॉर्ड ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स. तो वो नेशन वर्ड हटा के उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स लगाया. लेटी का मतलब होता है जो रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, हाईली जो डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें हम लेटी कहते हैं. There was so little solidarity in the USA at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation. उन्होंने आपस में कभी ये सोचा ही नहीं कि ये नेशन है. हम अभी भी ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, तो हम नेशन कैसे बन सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं वो. If the people of the United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. I remember the days when the politically minded Indians resented the expression the people of India. They preferred the expression the Indian nation. तो वो बोल रहे हैं, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं that USA के पीपल ये उनको बता रहे हैं कि अगर हम being one religion, हम अभी भी blacks and whites के बीच में अभी तक differentiate कर रहे हैं, तो हमारे बीच में unity नहीं है. So how can India, being so many different religion, caste people living together, how can they have unity together? ठीक है, तो समझ रहा है बात आपको कि कैसे वो बोल रहे हैं कि इंडिया में अभी तक इतने सारे कास्ट है, बहुत सब कास्ट है, अभी तक उधर भेदभाव है, तो कैसे इंडिया को एक नेशन कहेंगे, ये वो बोल रहे हैं. बट ही इज थिंकिंग, अंबेडकर साहेब इज थिंकिंग दैट ही इंडिया को द नेशन कहा जाए ऐसा. I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. Delusion मतलब एक गलत आइडिया या ओपिनियन. How can people divided into several thousands of caste be a nation? इतने सारे कास्ट डिविजन है वहां पर, तो ये एक नेशन कैसे कहा जाएगा? The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us. और जब तक हम पहले रियलाइज करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा बेटर होगा, उतना ज्यादा बेटर होगा. For then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal. जब हम realize करेंगे, जब हम accept करेंगे कि हमारे अंदर अभी तक वो equality नहीं आया और हम उसके लिए work hard करेंगे, hard work करेंगे, तब जाके हम फिर क्या बनेंगे, actual nation बनेंगे. The realization of this goal is going to be very difficult, far more difficult than it has been in the United States. और इंडिया में ये realize करना बहुत ही बड़ा difficult thing है. The United States had no caste problem. In India there are caste. United States में कभी भी caste के लिए problem नहीं है, but इंडिया में हमेशा caste के related काफी ज्यादा problems हमेशा होता है. The castes and anti-national, anti-national मतलब opposite, ठीक है, anti मतलब यहाँ पे opposite, तो against feeling है. In the first place because they bring out separation in social life. Social life में सबसे पहली बात ये है कि caste, ये ऊंचे caste के, ये नीचे caste के, again उनके बीच में अभी भी separation होता है. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and creed. ये लोग anti-national क्यों बोला जाता है? Because ये लोग में अभी भी jealousy है कि ये ऊंचे कास्ट के है, ये नीचे कास्ट के. एंटीपैथी मतलब अगेंस्ट फीलिंग्स, उनके खिलाफ वाले फीलिंग्स हैं उनके लिए अभी भी कास्ट और क्रीड को लेके. बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दीज डिफिकल्टीज इफ वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियलिटी. For fraternity can be a fact only when there is a nation. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर हम जितना जल्दी रियलाइज करेंगे और हम ये डिफिकल्टी को ओवर करके हम आएंगे तो क्या होगा, फ्रेटर्निटी, एक दूसरे के साथ हम भाईचारा निभाएंगे, देन वी कैन बिकम अ नेशन. सो हियर फ्रेटर्निटी अगर नहीं होगा तो इक्वालिटी एंड लिबर्टी नहीं होगा, वो सिर्फ एक कोट ऑफ पेंट जैसा रहेगा. So I hope you have understood the chapter. Thank you students.